गुड मॉर्निंग 7th क्लास बच्चों। हमारे द्वारा कल तक जो अध्ययन किया गया था उसमें हमने बाग, बगीचे, किले और मकबरे और किले, इसके अंतर्गत जो वास्तुशिल्प कला थी उसमें अध्ययन कर रहे थे पेज नंबर 67 पर, जिसके अंतर्गत आपके द्वारा बाबर, जिसने काबुल के अंदर 4 बाग की जो थी वास्तुशिल्प कला की टेक्निक थी उसके माध्यम से कई 4 बागों का निर्माण कराया था। साथ में आपके द्वारा हुमायूं का मकबरा, जो कि अकबर के द्वारा निर्मित कराया गया था, के बारे में पढ़ा गया था। यहाँ हम आज पेज नंबर 68 से आगे बढ़ते हुए शाहजहाँ और उसके अतिरिक्त अन्य शासकों के द्वारा, जो मुग़ल शासक थे, उनके द्वारा जिन वास्तुकला के अंतर्गत इमारतों का निर्माण कराया गया था या जो विशेषताएं उनकी पाई जाती थी उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे बेटा। पेज नंबर 68 सभी विद्यार्थी अपनी अपनी बुक्स खोल लें और साथ में आपका सिलेबस भी डाल दिया गया है फर्स्ट टेस्ट का, जिसका आप पढ़ना चालू कर दें। इस वाली बुक के अंतर्गत आपको, हिस्ट्री की बुक के अंतर्गत आपको 3rd और 4th चैप्टर कम्प्लीटली तैयार करना है बेटा। और इसके अलावा 5th चैप्टर जो आपका ज्योग्राफी का है, भूगोल का, उसके अंदर आपको तैयार करना है। टेस्ट के लिए आपका सिलेबस सेंड कर दिया गया है ग्रुप में, आप उसको अच्छे से देख लें। कोई भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं, पैटर्न वही रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। अपनी तैयारी इसी तरीके से करें कि आप MCQs को सॉल्व कर सकें। चैप्टर पूरा ही पढ़ना है, पीछे के क्वेश्चन हो या बीच का मैटर हो। हाँ बेटे, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर पेज नंबर 68 से। शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुग़ल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए थे। शाहजहाँ के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे थे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में उसके द्वारा ये वास्तु कला देखी गई थी या ये भवन निर्मित किए गए थे। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, जिनमें दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत ही सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चेहल सुतुन या 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। दूसरे शब्दों में हम कहें तो इन भवनों का, ये जो सभागार होते थे जहाँ पर आयोजन किया जाता था सभाओं का, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक, 40 खंभों के या 40 पिलर के ऊपर, 40 पिलर्स के ऊपर इस भवन का निर्माण किया जाता था। शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उसे प्राय किबला शब्द से आप परिचित हैं, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा को कहते हैं, कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ही ओर मुँह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा जो था पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता था। शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले में अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत अधिक बल दिया था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रा दुर्रा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। यूनानी देवता आर्फियस, बेटा नोट कर लेना, आर्फियस का जो संगीत के देवता या वीणा बजाते हुए जिन्हें चित्रित किया गया था, संगीत पर उनकी इतनी पकड़ थी कि जब वो संगीत बजाते थे या वीणा बजाते थे तो उससे जानवर तक भी शांत हो जाते थे। और आगे बढ़ते हैं, इसी में ऐसा माना जाता है कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवर, आक्रामक मतलब जो बहुत तेज़ी से शिकार की खोज में आक्रमण करते हैं, या मतलब जो बहुत क्रोधित, जैसे शेर, चीते, बड़े बड़े जानवर जो होते हैं, उनको भी वो शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण ये सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा सदैव ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा, सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। मतलब ये जो तुलना की गई थी, बेसिकली जो देवता होते थे, राजा को भी उसी का प्रतिनिधि बनाने के लिए हमारे वास्तुशिल्पियों के द्वारा
इस तरह के अलंकरण या दूसरे शब्दों में हम कहें विशेषताओं को उस बिल्डिंग, इमारत या वास्तुशिल्प में प्रदर्शित किया जाता था, जिससे राजा जो था, सम्राट जो होता था, मुग़ल शासक जो होता था, वो देवता का प्रतिनिधि ही बन जाता था इस पृथ्वी पर। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने डायरेक्ट कभी भी नहीं कहा कि हमारे राजा जो है वो देवता है या देवताओं का प्रतिनिधि है, लेकिन उनके द्वारा कराए गए कार्यों से ये प्रतीत होता था कि मुख्यतः वे शासक जो हैं वो अपने देवता का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमने 12वीं शताब्दी में पढ़ा था, वहाँ के शासक तो है ना अपने देवताओं की पूजा भी जिस तरह से करते थे, उतनी ही तरीके से प्रजा से अपनी पूजा वो कराना पसंद करते थे। लेकिन मुग़ल शासक ने इस तरह की कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं करी थी, लेकिन फिर भी उनके द्वारा जो कार्य किए जाते थे उनका बेस जो होता था, आधार जो होता था, वो यही दर्शाना होता था कि वो भी पृथ्वी पर देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में ही शासन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी जो आगरा थी, ये नोट कर लेना। शाहजहाँ ने अपनी राजधानी किसे बनाया था शासन के आरंभिक कालों में? आगरा को। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण 4 बाग की रचना के समान औपचारिक बागों के बीच में ही हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग भी कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित ना होकर नदी तटों के पास के बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहाँ ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई थी। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुँच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया था। दिल्ली में शाहजहाँबाद ने उसने जो नया शहर निर्मित करवाया था, उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा पात्र अभिजात जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी तक पहुँचने, बेटा ये वाला मैप अभी समझाते हैं, उससे पहले अपना मैटर कंप्लीट कर लेते हैं। नदी तक पहुँच मिली हुई थी। दारा शिकोह जो था वो शाहजहाँ का सबसे बड़े पुत्र का नाम था। औरंगजेब जो था वो उससे छोटा था, लेकिन क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत पिता की गद्दी पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए बड़े पुत्र को गद्दी नहीं दी जाती थी, बल्कि उनमें विरासत के लिए उत्तराधिकारी युद्ध होता था। और उत्तराधिकारी युद्ध के अंतर्गत दारा शिकोह जो शक्तिशाली भी था, शाहजहाँ का बड़ा पुत्र भी था, शाहजहाँ उसको ही अपनी गद्दी पर बैठाना चाहता था, लेकिन फिर भी उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई थी और दारा शिकोह को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस तरह से भी मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए हमने जब उत्तराधिकार का नियम जो था वो प्रमुख कारण था, ये हमने पढ़ा था। अब हमारे द्वारा फिर से इससे पहले वाले पेज पर जाया जा रहा है, जहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमारा ताजमहल है आगरा के अंदर, इसका जो मैप है ये ऊपर की तरफ आपके बनाया हुआ है। यमुना नदी के किनारे पर ये महल का निर्माण किया गया है। महल का जो मेन बिल्डिंग है उसके सामने का जो चबूतरा बाग है, 4 बाग, यमुना नदी को नहरों के सहायता से जोड़ा गया है। 4 बागों को नहरों की सहायता से, कृत्रिम नहरों की सहायता से जोड़ते हुए वो सारी चीज़ें इस मैप के अंदर आसानी से देखी जा सकती है। अभिजात वर्ग जो कि बड़े वर्ग या दूसरे शब्दों में उस क्षेत्र के रहने वाले धनाढ्य और शक्तिशाली वर्ग था, उनके रहने के घर राजा ने या शाहजहाँ के द्वारा जो बनवाए गए थे वो मुख्य रूप से अपने महल के आसपास के एरिए में या नदी के तट के दोनों किनारों पर ही उनको बसाया गया था। यहाँ पर देखो चित्र 14 जो ऊपर मैप के रूप में दे रखा है, उसके बारे में जो जानकारी बुक के अंतर्गत दे रखी है उसे मैं बता रही हूँ बेटे। एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य दिखाया गया है। ध्यान दें कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजात वर्ग, मैंने अभी तुम्हें बताया अभिजात वर्ग कुलीन वर्ग होता है, जिनकी शक्ति और जिनके पास पैसा होता है राज्य में,
उसे हम अभिजात वर्ग कह सकते हैं। अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। ताजमहल बाईं ओर स्थित है, लिखा हुआ है बेटा, दिखाई देगा आपको मैप के अंदर ताजमहल कहाँ पर बना हुआ है। चित्र 15, ये नीचे की साइड में जो चित्र बना हुआ है ये आपके दिल्ली के शाहजहाँबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें। आगरा की योजना से हमें नहीं करना कंपैरिजन, हम पहले इस चित्र का अध्ययन करते हैं शाहजहाँबाद का। इस चित्र के नीचे की साइड में कुछ आपको जानकारियाँ दे रखी हैं। चित्र के अंतर्गत आप इसमें पढ़ रहे हैं 1850 का शाहजहाँबाद का एक नक्शा है, ये दिखाया गया है। जो बादशाह का निवास स्थान यहाँ पर कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? शहर काफ़ी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई दे रहे हैं? जो चौकोर से दिखाई दे रहे हैं आपको बाग, 4 बाग जिस तरह से बनाए जाते थे। क्या आप मुख्य मार्ग और जामा मस्जिद को ढूंढ सकते हैं? ये बेटा हम आगे की कक्षाओं में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा लेसन यहीं पर हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट में हम पेज नंबर 71 से पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।